सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। तो काफ़ी दिन हो गया वीडियो बनाए हुए। तो आज का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इस पेपर को हम रीड करेंगे। अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ठीक है। इसलिए 2017 में आया था ये पेपर। और अभी जो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में इतनी बातें होती है, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, उसका पूरा बेस ही यही पेपर ही था। मतलब यहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई थी और ये बहुत फेमस हुआ था। आपको पता भी होगा इसके बारे में। अगर नहीं पता तो हम काफ़ी कुछ जान जाएंगे इस पेपर के बारे में। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो कुछ है इस तरह का दिखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको बेसिक्स पता होगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक से नहीं होगा। हम मोस्ट ऑफ टाइम रिवाइज करेंगे चीज़ों को। तो अगर आपको बेसिक्स पता है ट्रांसफॉर्मर के बारे में, एल्गोरिथम्स के बारे में, तो काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आप देख सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि इस पेपर में क्या हुआ था, या फिर 2017 में जो पेपर आया था उसमें क्या स्पेशल था, या फिर क्या चीज़ें आई, या फिर एग्जैक्टली क्या क्या था पेपर में, तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक्चुअली यार ऑथर देखना में पसंद आता है कि गूगल के बंदे ज़्यादा ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे इधर। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के थे। इनका के बारे में बताया नहीं है कहाँ से थे, पीस है। तो फिर अगर इस पेपर की बात करें ना, तो उन्होंने बताया कि वी प्रपोज अ सिंपल नेटवर्क आर्किटेक्चर नेम ट्रांसफॉर्मर बेस्ड सोनली ऑन अटेंशन मैकेनिज्म डिस्पेंसिंग रिकरेंस एंड कॉन्वोल्यूशंस। बेसिकली पहले क्या होता था ना, वही हमारे पास रेस्ट आरएनएन्स थे, और क्या था, एलएसटीएम थे, जीआरयूज थे। तो वहाँ पे रिकरेंस का कॉन्सेप्ट लगता था कि मतलब वी हैव एच टी माइनस वन, वी हैव एक्स टी। इस पे हम कुछ वेट्स मार देते थे, फिर हमें एच कुछ मिल जाता था फंक्शन एच टी का। तो ऐसे होती थी चीज़ें, मतलब बिना इनको निकाले हम नहीं जाते पाते थे। तो काइंड ऑफ ये एक सिक्वेंशियल चीज़ें होती थी। पर उसके बाद इसको हटा के हमारा कॉन्सेप्ट आया ये अटेंशन मैकेनिज्म का। तो इसमें हमने रिकरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, ना ही कॉन्वोल्यूशंस यूज़ किया था, क्योंकि ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं। ये दोनों हर जगह काफ़ी जगह आ जाते हैं बेसिकली। तो इन दोनों के बिना हमने एक आर्किटेक्चर डिफाइन किया यूजिंग अटेंशन मैकेनिज्म ओनली, और ये बेसिकली हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मर। इसमें दो बेसिकली मेन पार्ट है, इनकोडर डिकोडर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और हमें बताया गया कि experiment on two machine translation tasks so these models be superior in quality while being more parallelizable। मतलब इसके जो टास्क है ट्रेनिंग का कह सकते हो, इसे हम पैरालाइज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल सीपीयूज या जीपीयूज में हम एक साथ रन कर सकते हैं। तो इससे क्या है, ट्रेनिंग टाइम कम हो जाता है। और लिखा भी उन्होंने मोर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द ट्रेनिंग टाइम। मतलब कोई एक टास्क है, बड़ा सा टास्क है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग सीपीयू जीपीयूज आप कहीं पैरेलली कर पा रहे हो, तो जल्दी हो जाता है। मतलब मान लो कि वही है ना, 100 काम करना है, 10 बंदे मिलकर पैरेलली थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो, जल्दी हो जाता है। इसी टाइप का टास्क है। तो पैरेलल काम करने से ट्रेनिंग टाइम कम हो गया था। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। और अभी तक क्या बताया इन्होंने, इतना ही कि ट्रांसफार्मर में अटेंशन मैकेनिज्म यूज़ किया है इन्होंने, और रिकरेंस और कन्वोल्यूशन का यूज़ ही नहीं किया है। बस इतनी बातें हुई है। और हम बात करें तो यही बताए आर्गन्स के बारे में। यही दे जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ हिडन स्टेट एस टी, जो हम बता रहे थे, यूजिंग वही एच टी माइनस वन और एक्स टी दोनों का यूज़ करके। एक्स टी और एच टी माइनस वन का यूज़, दोनों को यूज़ करके हम एच टी जनरेट करते हैं। इसी बारे में बता रहे थे। और इसके कारण भाई हम इसको पैरेलाइज नहीं कर पाते, वी कांट फॉर्म समथिंग पैरेलल। पैरेलाइज का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर पाते, मतलब हमें वेट करना पड़ता है। मतलब बेसिकली लेट्स से कि कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6, और तुम्हें ये पता ही नहीं ये कैसे आएगा। ये नंबर पाने के लिए तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। तुम डायरेक्टली इसको ट्रेन नहीं कर सकते। समझ रहे हो चीज़ों का मतलब, ये स्टेप बाय स्टेप है। ऐसी सिक्वेंशली चीज़ें होती हैं, तो तुम इसे डिवाइड करके मल्टीपल पार्ट्स में नहीं कर सकते। तो इसलिए दिक्कत आती थी। तो मेन प्रॉब्लम यही थी एक्चुअली आर्गनेंस की, कि हमें ये पैरालाइज नहीं कर पाते थे। ठीक है। ठीक है। और क्या क्या बातें थी, पीसा इसमें लिखा था, दिस इनहेरेंटली sequential nature precludes parallelization with training examples, which become a critical at longer sequence length at memory constraint limit batching across example। वही एक्चुअली तो सीक्वेंस लेंथ बढ़ जाती थी तो मेमोरी कंस्ट्रेंट आते थे, इसके कारण हम बैच साइज बढ़ा नहीं पाते थे। मतलब जब अपनी सीक्वेंस लेंथ बढ़ी तो उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी, मेमोरी ज़्यादा चाहिए तो ट्रेनिंग बैच साइज हम बढ़ा नहीं पाते थे। मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही था। कितना गंदा कर दिया मैंने। या फिर इस पार्ट को देखते हैं। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट, आराम से करते हैं यार। ठीक है। तो यही ये पार्ट बताया था बेसिकली। हाँ। तो दिस इनहेरेंटली सिक्वेंशियल नेचर जो आरएनएस में होता है, इसके कारण हम पैरालाइज नहीं कर पाते थे विद इन 10 एग्जांपल्स,
ये क्या हो गया था, विच बिकम्स क्रिटिकल एट लॉन्गर सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस जैसे बढ़ गई थी तो मेरी कंस्टेंट आने लगे थे, इस कारण बैच बैच साइज होता है उस पर कंस्टेंट आ गए थे। ठीक है, बेसिक फंडा इतना ही है। इसके बाद उन्होंने कहा क्या क्या कहा कि वी प्रपोज ट्रांसफॉर्मर मॉडल आर्किटेक्चर, जिसमें ना ही रिकरेंस यूज़ किया था, ना ही कॉन्वी यूज़ किया था, सिंपली उन्होंने अटेंशन मैकेनिज्म को यूज़ किया था। ठीक है, अटेंशन मैकेनिज्म क्या है उसका हम बिल्कुल बात करेंगे फ्यूचर में। अटेंशन मैकेनिज्म जिससे क्या होता है, ग्लोबल डिपेंडेंसी हम निकाल पा रहे थे इनपुट एंड आउटपुट। अभी तक तो इतना ही बताया। ठीक है, और यहाँ से डिफाइन भी किया सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता क्या है। तो बेसिकली और अटेंशन तो ये समझना सेल्फ अटेंशन बेसिकली, ये चीज़ टर्म जो है सेल्फ अटेंशन, ये ही मेन पार्ट है, मतलब पूरे ट्रांसफॉर्मर का मुझे सबसे प्यारा चीज़ यही लगता है, सेल्फ अटेंशन। और इसको देख करने के लिए यार इन्होंने एग्जांपल लास्ट में दिया था, वो बहुत प्यारा लगा था मुझे, उसके थ्रू थोड़ा समझ सकते हैं। लेट मी गो थ्रू दैट सेकेंड। हाँ, ये एग्जांपल्स। ठीक है, तो अटेंशन को विजुलाइज किया था इन्होंने बेसिकली। उसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे सीक्वेंस, ये पूरे वर्ड्स है, ठीक है, ये एक वर्ड लेंथ लिया, ये वर्ड है, सेम कॉपी कर दिया। ठीक है, तो लेट्स पिक अ वर्ड, उन्होंने पिक मेकिंग वर्ड पिक किया। अब उस मेकिंग वर्ड से सारे लेंथ वर्ड्स का क्या काइंड ऑफ रिलेशन है वो हम निकालते हैं। और एक वर्ड को तूने पिक किया, उससे सारे वर्ड से क्या रिलेशन है वो निकालते हो। यहाँ हमने ऑब्जर्व किया, अच्छा मेकिंग का मेकिंग रिलेशन ज़्यादा है, मोर से थोड़ा ज़्यादा है, डिफिकल्ट से ज़्यादा है, लेकिन यही हम करते हैं। जैसे पिक अ वर्ड, उससे सारे वर्ड्स का क्या रिलेशन है वो निकालते हैं, तो उसे वही हम कहते हैं सेल्फ अटेंशन कह देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली। और ऐसा हम एक वर्ड के लिए सारे वर्ड्स के लिए करते हैं। हम पहले इट को पकड़ा, इट का सबके साथ किया, स्पीड को पकड़ा, स्पीड का हर एक वर्ड के साथ रिलेशन निकालते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, हमें समझ में आता है कि इंपॉर्टेंस किसकी कितनी ज़्यादा है, मतलब किस वर्ड की, किस वर्ड से रिलेशन ज़्यादा है, मे बी ग्रामेटिकली किसकी ज़्यादा है, या फिर सिमेंटिक मीनिंग ज़्यादा है, फिर कोई और रिलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो गया था। तो मेन जो बेसिक फंडा था अटेंशन का वही था, वे पिक अप वर्ड। अब हम सारे स्पेशली डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं एक तरह से। डॉट प्रोडक्ट से सिमिलरिटी निकली जाती है, कोसाइन कॉस या कॉन्सेप्ट जो आता है कोसाइन सिमिलरिटी, तो वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेट हो जाता है। तो बेसिकली हम सबको मल्टीप्लाई कर निकाल रहे थे कि कौन काइंड ऑफ किससे ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा था मतलब हाँ कुछ तो ज़्यादा है, कुछ रिलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे कर रहे थे, हर एक वर्ड को पकड़ा, सबके साथ किया हर एक वर्ड के साथ, फिर सेकंड को पकड़ा, सबके साथ किया, थर्ड वर्ड सबके साथ किया, ऐसे हम करते जा रहे थे। ठीक है, तो अटेंशन का बेसिक फंडा यही था यार। हम कहना समझना चाह रहे थे कि वर्ड का बाकी वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, एक तरह से मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस या रिलेशन समझ सकते हो, वो अटेंशन का कॉन्सेप्ट होता है। वैसे वो सेल्फ अटेंशन बोलते हैं, खुद का खुद के साथ एक तरह से यार सेल्फ अटेंशन बोल देते थे। और में आता है मॉडल आर्किटेक्चर। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं असली खेल। तो उन्हें बताया कि ठीक है, अच्छा, सिमिलरली जो न्यूरल ट्रांसडक्शन मॉडल्स थे बेसिकली, जो ऐसे ही टेक्स्ट टू टेक्स्ट रिलेशन बना रहे थे, लेट्स से हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट काइंड ऑफ रिलेशन था उसमें, तो उनमें भी यही था इनकोडर डिकोडर स्ट्रक्चर। और इन्होंने क्या किया, हियर इनकोडर मैप्स इनपुट सीक्वेंस ऑफ एक्स टू अ सीक्वेंस जेड। ठीक है, इसको अच्छा हटाते हैं। एट ईच स्टेप द मॉडल इज ऑटो रिग्रेसिव, कंज्यूमिंग द प्रीवियसली जनरेटेड सिंबल एज एडिशनल इनपुट व्हाइल जनरेटिंग द टेक्स्ट। इस बार को हटाते हैं, इस बार को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, पीस है, इसको हटा दे। ठीक है, यहाँ आते हैं, मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा, मेन आर्किटेक्चर देते हैं। ठीक है, ये बहुत प्यारी चीज़ है, तो ट्राई करते हैं फोकस करने का। गजब, साइज़ ही बड़ी हो गई। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें ना, तो एक ट्रांसफॉर्मर का जो आर्किटेक्चर होता है, इसमें दो मेन चीज़ होती है, एक इनकोडर स्ट्रक्चर है, एक डिकोडर है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया इनकोडर का, ये हिस्सा इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ये इधर इनकोडर हो गया, इसको बोलते हैं डिकोडर सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम इनपुट पास करते हैं। इनपुट को पहले हमने एम्बेड किया। एम्बेडिंग मतलब वही है, डेंस फैक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड्स। लेट्स से लिखा कि आई वॉन्ट टू प्ले, तो इसको ऐसे हम एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हर एक वर्ड को, तो एम्बेडिंग्स हो गए। फिर हमने पोजीशन भी एम्बेड किया कि पोजीशन उसकी क्या है, मतलब इसकी पोजीशन कुछ होगी, इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन भी एम्बेड करते हैं, हम पास करते हैं। दोनों एम्बेडिंग को प्लस कर देते हैं, फिर ये हमारा इनपुट पास हो गया। ठीक है, ऐसा हम यहाँ भी आउटपुट में भी करते हैं। आउटपुट में क्या करते हैं, हम राइट शिफ्ट कर देते हैं। इस बारे में बात करेंगे राइट शिफ्ट क्यों करते हैं, बस ये बात ध्यान रखना कि हम अपने इनपुट्स को एक हल्का सा राइट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारा हमने एम्बेडिंग पास कर दी दोनों के लिए। आगे फिर कौन सा होता है, मल्टी हेड अटेंशन।
इसके पहले हम बात करते हैं अटेंशन मैकेनिज्म, हमने बात कर लिया था, तो ये अटेंशन स्कोर निकालते हैं हम। अटेंशन स्कोर के बाद हम वही करते हैं, यहाँ पे ऐड एंड नॉर्म है, तो बेसिकली हम बात करते हैं क्या होता है एडिशन नॉर्म में। ठीक है, आराम से चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अगर हम देखें ना, जैसे हम इनकोडर की बात करते हैं, इनकोडर पे भी हम थे, तो क्या होता है इसमें हम एन आइडेंटिकल लेयर्स यूज़ किए थे, तो ये यहाँ पे लगा भी है, तो एक बेसिकली एक ब्लॉक है, इसको हमने 6 टाइम्स रिपीट किए थे, सेम फॉर डिकोडर। ठीक है, और इसमें क्या था, ईच लेयर हैज़ 2 सब लेयर्स, मतलब 2 इसके पार्ट्स थे, एक ये पार्ट मेन है और एक ये पार्ट मेन है। ये क्या होता है फीड फॉरवर्ड, ये होता है फुली कनेक्टेड लेयर्स, और ये होता है अटेंशन मैकेनिज्म जो हम बात कर रहे थे पहले। अटेंशन यही जो हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि हर एक वर्ड के साथ रिलेशन निकालते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो यही बेसिकली ये अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन को विजुअलाइज भी किया था बेसिकली यहाँ इस पार्ट में। ठीक है, तो 2 चीज़ हो गई हमारे, हो गया फुली कनेक्टेड लेयर्स और ये हो गया अटेंशन मैकेनिज्म। तो आगे चलते हैं। ईच लेयर हैज़ 2 सब लेयर्स, फर्स्ट इज द मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। मल्टी हेड बताएंगे मल्टी हेड क्या होता है, ठीक है ना, पहले इसको बाद में रखेंगे, मल्टी हेड क्यों बोलते हैं या फिर मल्टीपल हेड्स क्यों चाहिए होते हैं। ठीक है, और याद रखना कि हम मल्टीपल हेड्स यूज़ करते हैं, और बाकी क्या है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। मल्टीपल हेड मतलब समझ लो कि रिपीट कर देते हैं, मतलब तुमने डिफाइन किया, एक बार तुमने लगाया सेल्फ अटेंशन, ठीक है, इस चीज़ को तुमने लगा दिया एन टाइम्स, मतलब पैरेलल में, मान लो तुमने यहाँ ऐसे लगाते थे कन्वोल्यूशन नेटवर्क, एक के पीछे एक लगा चैनल्स लगा देते थे, सिमिलरली ऐसे ही समझो यहाँ पे भी। तो वैसे हम पैरेलल में कई सारे हेड्स लगा लेते हैं, एक ये हो गया सेल्फ अटेंशन, ये हो गया सेल्फ अटेंशन, ये सेल्फ अटेंशन, ये सेल्फ अटेंशन, ऐसे मल्टीपल टाइम्स करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी हेड। आराम से समझना, फिर से रिपीट करता हूँ। हमें ये बात पता चलेगा कि क्या होता है अटेंशन मैकेनिज्म। तो अटेंशन से अगर हम जाते हैं मल्टी हेड अटेंशन में, तो हम क्या करते हैं, एक बार निकाला अटेंशन, फिर दोबारा निकाला, फिर तिबारा निकाला, फिर चौथी बार निकाला, तो मल्टीपल टाइम्स निकाल रहे होते हैं, तो उसी बेसिकली हम कहते हैं मल्टी हेड, उसी कह देते हैं मल्टी हेड अटेंशन। ठीक है, और भैया ने बताया भी है कि इसका फ़ायदा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक हम अटेंशन इनकोडर की बात कर रहे थे, तो इनकोडर हमने चीज़ें इम्बेड कर दी, हमने एम्बेडिंग पास करी, पोजिशन इनकोडिंग पास करी, दोनों पास कर दिया। फिर हमने दो मेन ब्लॉक्स आए थे, एक था मल्टी हेड अटेंशन और एक था फीड फॉरवर्ड। ठीक है, और फिर यहाँ कुछ हम स्किप कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ डेटा स्किप कर देना है ऐसे, एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन। तो लेट्स से कि ये अपना फंक्शन एफ है, और जो मल्टी हेड अटेंशन ये कुछ फंक्शन एफ है। ठीक है, यहाँ से हम एक्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक्स पास किया, एक्स में हमने लगाया मल्टी हेड अटेंशन, कोई फंक्शन एफ है, तो इसको हम एक्स स्किप कनेक्शन पास कर रहे हैं, यहाँ से आगे आगे बढ़ेगा एफ एक्स के पास, फिर हम ऐड कर रहे हैं, तो एफ एक्स प्लस एक्स, इससे आगे लगा देते हैं लेयर नॉर्म। तो बेसिकली लेयर नॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू एक्स। ये बात समझ पा रहे हो क्या? ना गंदा हो जा रहा है चीज़। अच्छा, ये बात समझ में आ रही क्या कि लेयर नॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स। फिर से बात करते हैं। तो हमने क्या किया, आराम से डायग्राम देखना, ठीक है, हमने यहाँ से एक्स पास किया, मतलब इमेजिन करो, ठीक है, मान लो ये जो ना, ये जो मल्टी हेड अटेंशन है कुछ फंक्शन चेंज कर रहा है उस डेटा को, ठीक है, मतलब एफ एक्स चेंज कर रहा है, एफ एक्स कर दिया, तो फिर हमने स्किप कनेक्शन में किया, इसमें ऐड कर दिया, तो एफ एक्स प्लस एक्स, इसे आगे लगा दिया नॉर्म, ये नॉर्म लेयर नॉर्म से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया इसमें। तो यहाँ पे तो लिखा भी है, द आउटपुट ऑफ ईच सब लेयर इज वही लेयर नॉर्म प्लस एक्स प्लस सब लेयर। तो यहाँ बेसिकली इसको हमने एफ एक्स कॉल किया था, तो ये इसलिए यहाँ मैंने एफ एक्स लिख दिया, यहाँ इसने सब लेयर लिखा जो भी पीस है। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़, इसको इसको एफ एक्स कहो या सब लेयर कहो, सेम मान लो ये कुछ जी एक्स है, लेट्स से कोई जी एक्स फंक्शन है, मान लो कि यहाँ हम कुछ एक्स डैक्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, जी ऑफ एक्स डैक्स, अंदर आ जाएगा चीज़ें, प्लस इसमें क्या बस हम यहाँ पे एक्स निकाल रहे हैं, एक्स ऐड हो रहा है, प्लस एक्स। ठीक है, ये स्किप कनेक्शन था, ये स्किप कनेक्शन वाला एक्स था, फिर लेयर नॉर्म लगा दिया, फिर हो गया लेयर नॉर्म। इतना ही है, मेन चीज़ इतनी ही है। ठीक है, कैसे डेटा चीज़ें पास हो रही है, कनेक्शन में दिखा रहा था। ठीक है, इनकोडा का मेन पार्ट इतना ही है। अब एक बार उसको रीड कर लेते हैं कि एक्चुअली लिखा क्या है, लाइन बाय लाइन, ताकि वो पार्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं कुछ मिस कर दिया, कुछ गलत बता दिया, गलत नहीं मतलब कुछ मिस हो गया हो। ठीक है, आराम से चलते हैं, मैं इसको इसको बैठा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यार इनकोडा ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन लाइंस तो यही हैं आर्किटेक्चर की। ठीक है, इनकोडा का
कंपोज्ड ऑफ स्टैक ऑफ 6 आइडेंटिकल लेयर्स। हमने बात किया था, हम 6 लेयर यूज़ करते हैं। बेसिकली जो ब्लॉक है, सेम ब्लॉक को इसको 6 बार, ये 6 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, एनकोडर को भी और डिकोडर को भी, ठीक है, पीस है। फिर लिखा है कि ईच लेयर हैज़ 2 सब लेयर्स। एनकोडर में 2 सब लेयर्स होते हैं, हमें 2 लेयर होती हैं, यही मतलब 2 सब लेयर्स होती हैं, ये वाला सब लेयर और एक ये सब लेयर, पीस है। फिर होता है कि फर्स्ट लेयर इज मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। हमें पता है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, आगे फिर मल्टी हेड लगा दिया, मतलब मल्टी रिपीट कर दिया, वो होता है मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। और सेकंड इज क्या है, सिंपल पोजिशन वाइज फुली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ये हमें पता है फुली कनेक्टेड लेयर इसी कहते हैं, फुली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ठीक है। अब क्या, वी एम्प्लॉय स्किप कनेक्शन, रेसिडुअल कनेक्शन अराउंड ईच ऑफ टू सब लेयर्स फॉलो बाई लेयर नॉर्म, एंड द आउटपुट ऑफ ईच सब लेयर इज, वही इसके बारे में बात कर रहे थे, लेयर नॉर्म एक्स प्लस सब लेयर एक्स, या एफ एक्स जी एक्स जो भी करो चल जाएगा वो चीज़ है वो, ठीक है। और इनका तो एम्बेडिंग साइज में रखा था, डायमेंशन मॉडल ऑफ एम्बेडिंग, ये 512 रखा था, अदर एम्बेडिंग ऑफ लेयर्स, ठीक है। ठीक है, तो एम्बेडिंग से मेन पार्ट इतना ही था। अब एक बार, सॉरी, इनकोडर में पार्ट इतना ही था मेन। एक बार डिकोडर देख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा जल्दी करते हैं। तो डिकोडर में भी 6 ब्लॉक्स थे ऐसे ही, इन एडिशन टू 2 सब लेयर्स इन ईच, सॉरी, इन एडिशन टू द 2 सब लेयर्स इन ईच इनकोडर ब्लॉक, हमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, थर्ड सब लेयर। इसको हम बोलते हैं मल्टी हेड अटेंशन, मास्क अटेंशन बोलते हैं, मल्टी हेड मास्क अटेंशन, मास्क मल्टी हेड अटेंशन। अब मास्किंग क्या आती है, लेट्स से तुम्हारे पास बता रहा हूँ, बस सिंपल सा चीज़ है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं आराम से, उस एग्जांपल से काफ़ी क्लियर हो जाएगा चीज़ें। लेट्स से अपना स्टार्टिंग टोकन, जैसे स्टार्ट टोकन मैंने ऐसे कॉल कर दिया, मैंने वही बोला कि आई वांट टू प्ले, मैंने वर्ड बता रहा था, ठीक है, आई वांट टू प्ले। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, हमें पता है क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम इसको यूज़ करके इसको पेड करते हैं, हमें बस स्टार्टिंग टोकन देके आई पेड करते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं, ऐसा आई को यूज़ करके ऐसे पेड करते हैं, फिर तीनों को पेड करके आगे पेड करते हैं, फिर 4 को करके ऐसे पेड करते हैं। इसे बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। एलम्स ऑटो रिग्रेसिव क्या होते हैं, एलम्स को ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्यों बोलते हैं, ऑटो रिग्रेसिव, बेसिकली दे डू नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन, तो नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करते हैं। तो पहले हम ये स्टार्टिंग टोकन पकड़ा, इससे आई प्रेडिक्ट किया, स्टार्टिंग और आई को पकड़ा, ठीक है, इससे वन प्रेडिक्ट किया, इन तीनों को पकड़ा, फिर टू को प्रेडिक्ट किया, फिर इन सबको पकड़ा, प्ले को प्रेडिक्ट किया। तो क्या कर रहे हैं हम, पीछे के टोकन्स को यूज करके आगे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मास्किंग यूज करते हैं। लेट्स से हमारे पास ऐसे 5 मैट्रिक्स है, आराम से देखना चीज़, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा कि तुम समझ पाओ इस बात को। वाइट पेज है कहीं पे क्या पीछे, पीछे इस सेक्शन को यूज़ करते हैं। तो लेट्स से मैं वही वही एग्जांपल लेते हैं, स्टार्ट टोकन आई वांट टू प्ले, ठीक है। अब फिर इसे डिवाइड कर देते हैं ऐसे, मान लो इस टाइप का मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। इधर वैसे कर देते हैं, आई वांट टू प्ले, 5 क्रॉस करके मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये कहते हैं पहले हम चाहते हैं कि इस वर्ड को यूज़ करके आई वाला वर्ड पेड करें, तो इन सबको हम हटा देते हैं, हम इस सबको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको मास्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्या चाहते हैं, इन दोनों वर्ड को यूज़ करके एस और वाई को यूज़ करके आगे वाला नेक्स्ट वर्ड पेड करें, तो इन दोनों को यूज़ करते हैं, इन सबको बंद कर देते हैं, मास्क कर दिया पूरे चीज़ को। फिर क्या है, हम इन तीनों वर्ड को यूज़ करके, या तो इन तीनों को कैसे भी कहो, हम इन तीनों को यूज़ करते हैं, ये दोनों मास्क कर, इसको यूज़ नहीं कर सकते, फिर बाद में इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो तो यही बेसिकली होता है, हम एक एक वर्ड को मास्क करते रहते हैं, फ्यूचर वर्ड को हम देख नहीं सकते, तो इसी मास्किंग कॉन्सेप्ट बोल देते हैं हम इस वर्ड तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो इस पार्ट को बेसिकली हम यूज़ नहीं कर पाते, यूज़ नहीं करते हम। क्यों नहीं करते, कि हम देख नहीं सकते हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट टोकन प्रोटेक्शन, नेक्स्ट टोकन प्रोटेक्शन। तो उसके लिए फ्यूचर के टोकन को नहीं देख सकते, इससे चीटिंग हो जाएगा ना, मतलब तुम पहले ही आंसर देख लिए क्या बोलना है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको छुपा देते हैं हम इस चीज़ को, और छुपाते कहते हैं मास्क लगा देते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी की मास्क लगा देते हैं ऊपर, फिर सॉफ्ट मैक्स से वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इस पार्ट सब पार्ट है माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे रीजन में। तो
बाकी पार्ट देखा तुम समझ जाओगे, ठीक है। मैं बेसिक बता रहा हूँ, मतलब बेसिक हम कॉन्सेप्ट इतना ही है कि अगर तुम बुक से भी या तो कहीं और से भी पढ़ लेना तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि समझाना यार थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही, बस इतना सोचना कि फ्यूचर के जो टोकन्स हैं उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि मतलब मास्क कर देते हैं, छुपा देते हैं, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। देखना तो चीटिंग होगा। क्यों देखोगे भाई, तुम कर रहे हो नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन और तुम पहले ही आंसर देख लोगे तो फिर तुम दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलो अच्छे से बात करते हैं आराम से, जो ये चीज़ें हैं पीछे हमने इतना बात कर लिया। और मेन इसमें कॉन्सेप्ट वही था यार, एक डिकोडर में दो ही तीन चीज़ एक्स्ट्रा होती हैं। वही एक राइट शिफ्टिंग वही है यार, मतलब अगर तुम स्टार्ट टोकन लगा देते हो, इससे तुम नेक्स्ट वन आई प्रेडिक्ट करते हो तो एक शिफ्ट कर देते हैं, उसे राइट शिफ्टिंग कह देते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आता है मास्क मल्टी हेड अटेंशन। हम बता दिए कि हम मास्किंग कर देते हैं क्योंकि फ्यूचर का टोकन देखना नहीं है हमें, बाकी सब चीज़ें वही है। और ये ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेरी आती है और यहाँ से की और वैल्यू निकाल लेते हैं हम इनकोडर से, ठीक है। क्वेरी की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली हम तीन तरह के मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं। क्वेरी मतलब वही सिंपली होता है क्या क्वेश्चन काइंड ऑफ पूछ रहा हो, और की वैल्यू ऐसे हम बात करते हैं डिक्शनरी टाइप ऑफ, कुछ वहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो इसका कुछ रेटिवल कैसे होता है, एक क्वेश्चन तूने पूछा, अच्छा इस क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन काइंड ऑफ सिमिलर है, कौन से किसी सिमिलर है, एक बार सिमिलरिटी तो निकाल लिया, फिर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और अच्छे से समझाते हैं। ये इक्वेशन तुम्हारी मिलेगी तुमको, ये इक्वेशन जो हम क्यू डॉट के करते हैं यहाँ पे, एक तरह से सिमिलरिटी निकाल लें उसका, फिर जो रिलेशन ये आया, ये बेसिकली सॉफ्टमैक्स से प्रोबेबिलिटी निकल जाती है, इसको वी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो काइंड ऑफ एक तरह से वेटेड वी है, एक तरह से ये वेटेड वी, वेटेड वैल्यू। तो टेंशन एक तरह से क्या देता है, हमें वेटेड वैल्यू देता है हमें। फिर से बात करते हैं इस पर आराम से। तो क्या तुमने के इंटू की कर दी, के कर दिया, क्यू इंटू के किया, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा हुई मतलब कुछ इंपॉर्टेंस उसका ज़्यादा है, तो तुम्हें सॉफ्ट मैक्स में गया, सॉफ्ट मैक्स से प्रोबेबिलिटी निकल गया, फिर प्रोबेबिलिटी से वी से मल्टीप्लाई किया, तुम्हें क्या होता है एक वेटेड वे मिल गया, वेटेड वे वैल्यू। तो समझ में आ गया, अच्छा भाई इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, इस चीज़ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए हम करते हैं, ठीक है। एक सिमिलरिटी निकाल लेते हैं कि क्वेरी और एक की में क्या सिमिलरिटी है एक तरह से, तो यहाँ से ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। एटेंशन मैक्स का फॉर्मूला यही होता है, ये सॉफ्ट मैक्स ऑफ क्यू इंटू के ट्रांसपोर्ट, और हम रूट डी के से डिवाइड कर देते हैं, फिर वी बाहर होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा वैल्यू वाला पार्ट है, मेन खेल तो उसी का है। और ये हम रूट डी डी के क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ना क्यू इंटू के टी, ये बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है वही रूट डी के से, इसका जो वेरियंस होता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम रूट डी के से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है, वी सस्पेक्ट दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ डी के डॉट प्रोडक्ट ग्रो लार्ज इन मैग्नीट्यूड, पुशिंग द सॉफ्टमैक्स फंक्शन टू रीजन्स वेयर इट हैज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्मॉल ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट अपडेट नहीं हो पाएगा, तो टू काउंटर दिस इफेक्ट वी स्केल डॉट प्रोडक्ट बाई रूट वन बाई रूट डी के, ठीक है। पीछे मेन चीज़ इतनी है इसमें। और इसमें ये दिया है क्योंकि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, फिर स्केल कर दिया रूट डी के से, फिर अगर मास्किंग करनी है मास्क किया, फिर सॉफ्ट मैक्स लगाया, फिर वीक से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे क्यू और के को मल्टीप्लाई किया, स्केल का पार्ट लगाया डॉट रूट डी के, सॉफ्ट मैक्स लगाया, उसका फिर वी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे कई सारे लेयर्स आगे की तरह से दिखा रहे हैं, कई सारे चैनल्स, तो वही मल्टी हेड काइंड ऑफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबका निकाला है, बाद में फिर कॉन्कैट कर देते हैं, कॉन्कैट से एक लेयर निकाल लेते हैं। बात समझ पा रहे हो, मतलब तुम मल्टीपल चैनल्स में काम किया, मल्टीपल हेड्स में काम किया, तो बाद में जो रिजल्ट आया उसको तुमने कॉन्कैट कर दिया, फिर रिजल्ट आ जाता है फाइनल मल्टी हेड अटेंशन। पीस है, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें बच गई हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स। मैंने मल्टी हेड बात कर लिया था, तो इसमें वही बाद में कॉन्कैट कर देते हैं सारे पार्ट का निकाल के हम। और ये भी है, जैसे जो हम यहाँ पे फीड फॉरवर्ड न्यूरल यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें दो लेयर उन्होंने यूज़ किया था, तो देख लेते हैं, ठीक है। दिस कंसिस्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद वैल्यू एक्टिवेशन बिटवीन, तो यही देखो आराम से देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो पहली बार उन्होंने लाया ये एक लेयर, तो ये आ गया, हमें पता है डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वैल्यू रिटर्न कर देना, अगर निगेटिव हुई तो जीरो रिटर्न कर देना, ये रेलुअल पार्ट हो गया, ठीक है। ये एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। अब ये एक तरह से हमारा एक्स हो गया, नए वाली चीज़ों के लिए एक तरह से एक्स हो गया। और फिर डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये लेयर टू हो गया, देख लो दो लेयर को कितने बढ़िया से इक्वेशन में लिख दिया प्लीज, बस सिंपल इक्वेशन में दो लेयर को लिख दिया, अदरवाइज कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो उसे वही बेसिकली कह रहा है कि दो लेयर का यूज़ किया है।
और तो कुछ नहीं है। ये भी एक लाइन थी इसमें, बेसिकली क्या लिख रहा था उन्होंने, ये पढ़ लेते हैं। In our model, we share the same weight matrix between the two embedding layers and the pre-softmax layer इतना। ये था embedding layers, we multiply those weights by root d के। ये याद रखना, रूट डी मॉडल। बस फैक्ट ऐसे रख लेना, अभी बाद में बात किया जाएगा इस पर क्यों किया गया। मैं सर्च किया था, मुझे अच्छे से मिला नहीं शायद इसका आंसर। तो बेसिकली क्या होता है, इन्होंने एम्बेडिंग लेयर्स में अपने वेट्स को रूट डी मॉडल से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। प्लीज यार, बाकी ये भी पार्ट अच्छा है, इसको एक बार देख लेना। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी पर लेयर, सीक्वेंशियल ऑपरेशन और मैक्सिमम पाथ लेंथ, ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, ठीक ना। और ये इक्वेशन दिया हुआ है पोजिशनल इनकोडिंग का, हमने पोजिशनल इनकोडिंग पास करी थी स्टार्टिंग में, तो ये हमारी पोजिशनल इनकोडिंग थी, ये हमारी पोजिशनल इनकोडिंग थी, तो इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसलिए उन्होंने साइन ऑफ कॉस फंक्शन यूज़ किया था उसके लिए। पीस है, और यहाँ पे क्या था, इन्होंने कंपेयर किया सॉल्यूशन को रिकरेंट और कॉम्प्लेक्सिटी से कंपेयर किया था। किस एस्पेक्ट पे कंपेयर किया था, वही था टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी पर लेयर, अदर इज अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन दैट कैन बी पैरेललाइज, थर्ड इज पाथ लेंथ बिटवीन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, ठीक है। टेक्निकल पार्ट को हटा लेते हैं, देख लेते हैं। ये था बाइट पेयर इनकोडिंग, बेसिकली टेक्स्ट को ना इनकोड करने में यूज होता है बाइट पेयर इनकोडिंग, तो जीपीटी मॉडल से ही इनकोडिंग यूज़ करते हैं। इनकोडिंग अगर बेसिक कहो तो यार एक तरह से पहले छोटे छोटे वर्ड्स में ब्रेक कर देते हैं, बहुत छोटे, मान लो कि ए बी सी डी वर्ड्स में ब्रेक कर लिया, फिर इसको मर्ज मर्ज करके हम नए नए वर्ड्स की एम्बेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक ऐसा सोच सकते हो, बहुत बहुत ही हाई लेवल में पहले हम छोटे छोटे यूनिक वर्ड्स में ब्रेक कर देते हैं पूरे अपने जो भी अपना टेक्स्ट है या कॉर्पस है, उसके बाद उन सबको हम मर्ज करके बड़ा करते करते चंक्स में फिर हम बनाते हैं अपना ये कोडिंग, ठीक है। उन्होंने यूज़ किया था एडॉप्ट वाइज यूज़ किया था, ये काफ़ी अच्छा, ये भी यार देख लेना लर्निंग रेट कैसे उन्होंने ऑप्टिमाइज बनाया कैसे था। तो स्टार्टिंग में क्या फंक्शन डिफाइन किया है ना, उसमें क्या था कि लर्निंग रेट लीनियरली फॉर फर्स्ट वार्म अप स्टेप्स ट्रेनिंग, फर्स्ट वार्म अप स्टेप पैरामीटर है ट्रेनिंग स्टेप्स के लिए, और बाद में ये डिक्रीज हुआ था प्रोपोर्शनली टू इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ स्टेप नंबर, ठीक है। ऐसे फंक्शन डिफाइन ही किया गया, और वार्म स्टेप ने 4000 रखा था। बस इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है कि हम ट्रेनिंग फ्यूचर में करेंगे तो थोड़ा चीज़ें हल्का हल्का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको नोटिस पॉइंट आउट कर दिया। और रेगुलाइजेशन में यूज़ किया था, एक तो ड्रॉप यूज़ किया था, और एक लेबर स्मूथिंग होती है। लेबर स्मूथिंग ऐसा है कि मान लो तुम्हारा मॉडल है, 3 क्लास पेड कर रहा है ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे चाहते हैं कि ए को 100% पेड करें, और उसको 100% पेड कर दिया, ये इसको ज़ीरो, इसको ज़ीरो, हम तो खुश जाएंगे भाई मॉडल ने कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है, एकदम बहुत अच्छा आंसर दे रहा है। लेकिन कभी कभी ये जनरलाइज नहीं हो पाता अच्छे से, तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हम ए को कर देते हैं 80, बी को 80% कर देते हैं, और इस पर जो 10% बच गया ना, इसको ए और बी में बांट देते हैं, ए और सी में बांट देते हैं, ये 10% कर देते हैं, 10%। उसे कहते हैं मॉडल जनरलाइज बेटर, तो काइंड ऑफ एक रेगुलराइजेशन की टेक्निक है, ठीक ना। लेबल स्मूथिंग, तो जैसे नाम है लेबल को स्मूथन कर दिया, थोड़ा आसपास बांट दिया चीज़ों को, तो ये लेवल स्मूथिंग हो जाता है। ठीक है यार, बेसिक मेन चीज़ें तो यही थी इसमें। लास्ट में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सो द इन दिस वर्क वी प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मर, द फर्स्ट सीक्वेंस ट्रांसडक्शन मॉडल बेस्ड एंटायरली ऑन अटेंशन रिप्लेसिंग द रिकरेंट लेयर्स, ठीक है, विथ मल्टी हेड सिर्फ अटेंशन। ये अटेंशन जैसा मेन था इसमें, मल्टी हेड मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते सीक्वेंस पैरेलल में, और बाद में कॉन्कैट कर दे रहे थे, ठीक है। और फ्यूचर इनका ये भी प्लान था कि वी प्लान टू एक्सटेंड ट्रांसफॉर्मर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इनपुट और आउटपुट मॉडलिटीज अदर देन टेक्स्ट, ठीक है, टू investigate local and restricted attention mechanism to handle large out input output such as image audio video। प्लीज यार, ये मेन चीज़ें इतनी थी, एक बार फिर खुद से पढ़ लेना, ठीक है। कि तो करते रहो भाई, वन शॉट काइंड ऑफ ही थिंग थी, मेरा भी एक्सपीरियंस था, बहुत बहुत मुश्किल है भाई पेपर डिस्कस करना। प्लीज है, फिर करते रहते धीरे धीरे यार, करते करते इंप्रूव हो गया, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही था यार, एक बार इसको देख लो, बाकी फिर खुद से आप रीड कर लेना, तो मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, फिर बाय बाय।